दिस ओनर्स रिव्यू में होंडा सिविक 10 जनरेशन के साथ अपने पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अब मैं गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ। सो मैंने 1 लाख तक जो मैंने गाड़ी के बारे में फ़ील किया और जो एक्सपीरियंस किया उसको शेयर करने के साथ साथ होंडा सिविक के फेसलिफ्ट के एडिशंस आपके साथ शेयर करूँगा जो कि अप्रैल 2019 में गाड़ी में इंट्रोड्यूस हुए थे। अलॉन्ग विद दिस कुछ चीज़ें जो कि मुझे अपनी पिछले 9 जेन सिविक की याद आती हैं मैं उन्हें हाईलाइट करूँगा। हाउएवर मैं रिव्यू का स्टार्ट इस क्वेश्चन से करूँगा, इज़ होंडा एज रिलायबल एज टोयोटा, और मैं गाड़ी की एक शॉर्ट से हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। सो टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री, होंडा सिविक की आज तक इन टोटल 10 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये सिविक की 10 जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2016 में लॉन्च हुई थी और अप्रैल 2019 में गाड़ी में फेसलिफ्ट आया था। बिफोर मूविंग ऑन मैं आपके साथ होंडा की जर्नी शेयर करूँगा। होंडा 1948 में एज अ मोटरसाइकिल कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड एज ऑफ नाउ होंडा के जेट्स भी हैं। सो फ्रॉम मोटरसाइकिल्स टू गाड़ियाँ एंड फ्रॉम गाड़ियाँ टू एक्योरा एंड देन एयरक्राफ्ट्स, एंड इसके अलावा भी होंडा के प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। कमिंग बैक टू सिविक 10 जनरेशन, रिसेंटली मैंने अपनी सिविक की 1 लाख किलोमीटर्स वाली मेंटेनेंस करवाई है एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 25,000 आई है। वैसे तो 1 लाख किलोमीटर्स गाड़ी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट आई एम इम्प्रेस्ड कि गाड़ी को मैंने एक ब्रांड न्यू सिविक के साथ कंपेयर किया और जो इंजन साउंड है वो टोटली सेम है, सेम स्मूथनेस, और गाड़ी की ड्राइव में भी कोई चेंज नहीं है। इवन द 0 to 100 टाइम है वो भी सेम है जो कि 10.2 सेकेंड्स है। बट एक बात याद रहे कि मैं गाड़ी की पीरियोडिक मेंटेनेंस टाइम पे करवाता रहा। ऑल द गाड़ी स्टिल साउंडलेस है और स्मूथ है, बट इस 1 लाख किलोमीटर्स में अदर देन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स जो मेरी गाड़ी में इश्यूज आए थे जिसमें एसी का ख़राब होना और बैटरी का इशू था, इसके अलावा जब ये इशूज़ 20,000 पे रिजॉल्व हो गए थे तो उसके बाद रेस्ट 80,000 किलोमीटर्स में कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं आया और गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई डिक्लाइन नहीं है। हाउएवर एक प्रॉब्लम हुआ था जिसके लिए मैं शायद गाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकता कि गाड़ी लाहौर से कराची तक गई, जब मैं वापस आकर होंडा पे मेंटेनेंस के लिए लेके गया तो गाड़ी का एक पिछला वाला शॉक डैमेज था। बट मैं गाड़ी को इसलिए टोटली ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि कुछ जगहों पे रोड्स इंतहाई ख़राब थी और मे बी ड्राइविंग में किसी मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ हो। बट एनीवेज टिल नाउ 1 लाख किलोमीटर तक मैं गाड़ी की रिलायबिलिटी से सेटिस्फाइड हूँ और गाड़ी ने ऐसा फील करवाया जैसे ये गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं था। मूविंग ऑन, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि इज़ होंडा एज रिलायबल एज टोयोटा। इन माई ओपिनियन इस क्वेश्चन का आंसर है येस। इन सम कार्स होंडा और टोयोटा की रिलायबिलिटी सेम लेवल की है एंड इन मोस्टली कार्स होंडा को एक बेहतर एक्सटीरियर डिज़ाइन का भी एज होता है, बट स्टिल ये एक पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले येस इन सम कार्स इसलिए बिकॉज होंडा के बहुत से मॉडल्स हैं जिसमें क्वालिटी इशूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स टोयोटा की गाड़ियों से कई ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट सिविक और कोला की क्वालिटी इशूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स को कंपेयर करूं, एक बात याद रहे कि क्वालिटी इशूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स डिफरेंट चीज़ें हैं। सो पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की बात करूंगा। अगर कोला की बात की जाए तो गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, जबकि सिविक में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आते हैं। सो अगर अब मैं क्वालिटी इशूज़ की बात करूं तो इन माय ओपिनियन सिविक के अंदर 3 क्वालिटी इशूज़ हैं जबकि करोला में 2। सो अगर पहले मैं करोला की क्वालिटी इशूज़ की बात करूं तो गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि करोला का जो ट्रंक है उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो जो गाड़ी का जो रेयर है उसमें लाइट और ट्रंक की प्लेसमेंट आपको हर गाड़ी में डिफरेंट मिलेगी। और करोला के इस जनरेशन के अगर आप शुरू के यूनिट्स देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी की डिग्गी सही तरह बंद नहीं है। ऑन द अदर हैंड सिविक का पहला क्वालिटी इशू ये है कि गाड़ी के इंटीरियर के जो डोर हैंडल्स हैं उसका पेंट कुछ देर बाद स्क्रैप कर जाता है, वेयर एज करोला का ये प्लस पॉइंट है कि गाड़ी के जो इंटीरियर वाले डोर हैंडल्स हैं वो भी क्रोम के हैं। सिविक का सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि गियर के पास वाले एरिया पे जो ग्लास यूज़ किया गया उस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और थर्ड क्वालिटी इशू ये है कि जो सनरूफ का जो कवर है उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही चीप किस्म का है और उसकी क्वालिटी एक्सट्रीमली बुरी है। सिमिलरली सिविक रीबॉर्न भी होंडा का एक मॉडल है जिसमें बहुत से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स और क्वालिटी इशूज़ हैं। जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल जाती है तो गाड़ी में बहुत सारे इशूज़ आते हैं। हाउएवर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये सारे इशूज़ आएँ। अदर देन दीज फॉल्ट्स गाड़ी का एयर इनटेक बहुत नीचे करके है, सो बारिश में सिविक रीबॉर्न को चलाना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि एयर इनटेक पानी सक कर लेता है और गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो जाता है। इसके अलावा जब गाड़ी अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है तो गाड़ी की जो स्टार्टर मोटर है वो भी प्रॉब्लम करती है, मुश्किल से स्टार्ट होती है। और अगर इस स्टार्टर मोटर को चेंज किया जाए तो कुछ 6 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जो कि सेकंड हैंड होती है, जबकि नई काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा एक और फॉल्ट था कि होंडा ने सिविक रीबॉर्न को रिकॉल किया था और फ्री में एयर बैग्स रिप्लेस किए थे क्योंकि जो उनकी एयर बैग्स इसमें कोई प्रॉब्लम थी। सो ऑन द अदर हैंड होंडा की कुछ गाड़ियाँ जो कि बहुत रिलायबल गाड़ियाँ और उनकी लाइफ भी टोयोटा की गाड़ियों जितनी है। फॉर एग्जांपल होंडा सिटी होंडा की एक ऐसी गाड़ी है जिसमें
कोई इशू नहीं है जो कि गाड़ी की रिलायबिलिटी और लाइफ को अफेक्ट करे। सिमिलरली सिविक की जो 7 जनरेशन है वो भी एक बहुत हाईली ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। इसके अलावा सिविक 9 जनरेशन भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक ड्यूरेबल गाड़ी है। हाउएवर उस गाड़ी में कैटलाइटिक इन्वर्टर का इशू है जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और फ्यूल एवरेज भी इफेक्ट होती है और गाड़ी के कैट की सर्विस करवानी पड़ती है। बट अदरवाइज 9 जनरेशन सिविक भी काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। टोयोटा को ज़्यादा रिलायबल पाकिस्तान में इसलिए भी समझा जाता है कि उनके सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा चीपर मेंटेनेंस और चीपर पार्ट्स कंपेयर टू होंडा। सो ये चीज़ें गाड़ी की यूटिलिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। सो इन शॉर्ट येस, होंडा की कुछ गाड़ियाँ टोयोटा जितनी रिलायबल हैं, बट जनरली टोयोटा को ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल समझा जाता है क्योंकि उनकी ये खास बात है कि अगर आप गाड़ी के मेंटेनेंस करवाना भूल जाते हैं या फिर गाड़ी को प्रॉपरली मेंटेन करने के अलावा गाड़ी में अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते तो इवन देन गाड़ी बहुत टाइम तक बर्दाश्त कर लेती है और मसला नहीं करती। However, is Honda as reliable as Toyota? इस पर अभी तक जो मैंने बात की है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोकल मार्केट की जो गाड़ियाँ हैं इन पे बेस्ड है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है। However, अगर इसमें मैं जापानीज़ गाड़ी को इंक्लूड करूँ और इंटरनेशनल लेवल की गाड़ियाँ लेके आऊँ तो इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में अपने फर्दर थाट्स शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा लोग चाहते हुए कि मैं इस टॉपिक पर फर्दर बात करूँ तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगा। मूविंग ऑन, सिविक फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट में नो चेंजेस हैं। नंबर 1, फेसलिफ्ट में एलईडी हेडलाइट्स हैं और उनका डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है। सेकेंडली, फ्रंट और रेयर बम्पर्स पे क्रोम स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं। थर्ड, गाड़ी के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। फोर्थ, गाड़ी के टर्न सिग्नल्स और फॉग लाइट्स भी एलईडी हैं। इसके अलावा इंटरनल ट्रंक कारपेटिंग जो कि होंडा ने एक एहसान किया है कि होंडा ने बेसिक चीज़ को 2016 में जब गाड़ी लॉन्च की थी तब नेगलेक्ट कर दिया था और अब 2019 में फेसलिफ्ट के तौर पर से ऐड किया। गाड़ी में एक फीचर ऐड किया है कि साइड मिरर्स को लॉक एंड अनलॉक करके कंट्रोल किया जा सकता है। फेसलिफ्ट के बाद वाली सिविक में एक और फीचर ये है कि ड्राइवर साइड के डोर हैंडल पर जो लॉक एंड अनलॉक बटन होता है उसको प्रेस करने से साइड मिरर्स बंद हो जाते हैं और फिर जब आप गाड़ी में एंटर होने के लिए डोर हैंडल पे हाथ रखते हैं तो वापस खुल जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक माइनर चेंज किया गया है। हाउएवर ये चेंज फेसलिफ्ट से पहले ही कर दिया गया था और मीटर के लाइट्स को वाइट से रेड कर दिया गया है बिकॉज एक्सट्रीम सनलाइट के अंदर मीटर को रीड करना मुश्किल होता था। जो 9th डिफरेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं वीडियो में आपके साथ आगे जाके वो शेयर करूँगा। एक बात याद रहे, एज इट इज़ एन ओनर्स रिव्यू सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करूँगा विच इंक्लूड्स ड्राइव क्वालिटी, रोड ग्रिप, स्टेबिलिटी, सेफ्टी फीचर्स, रेयर रूम कंफर्ट। मूविंग ऑन, परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। सो मैं परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए सिविक एंड कोरोला को आपस में कंपेयर करूँगा। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। एक बात याद रहे कि इन दोनों गाड़ियों के जो इंजन्स हैं वो इंटरनेशनली आउटडेटेड हैं। मूविंग ऑन, अगर मैं सिविक एंड कोरोला की इंजन परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन को कंपेयर करूं तो उसके लिए मैं 4 चीज़ें आपस में कंपेयर करूंगा। नंबर 1, गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो और फोर्थ गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स। गाड़ी के गियर बॉक्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन पे। सो फर्स्टली सिविक एंड कोरोला दोनों 138 हॉर्स पावर है। अगर मैं वेट के फिगर्स को कंपेयर करूं तो कोरोला का वेट 8 kg ज़्यादा है सिविक से। बॉडी टू वेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के टोटल वेट के साथ और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन कोरोला का बॉडी टू वेट रेशियो 0.1082 है जबकि सिविक का 0.1089, जिसका मतलब है कि सिविक का बॉडी टू वेट रेशियो स्लाइटली बेहतर है कोरोला से। और अगर आपको फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 के बाद हैं। सिविक एंड कोरोला की परफॉर्मेंस को समझने के लिए अभी तक हमने जितने भी फिगर्स को कंपेयर किया है इन राइटिंग तो सिविक ज़्यादा बेहतर साबित होती है बट रियलिटी में इससे टोटली डिफरेंट है और मेरे ख्याल में कोरोला की एक्सेलरेशन सिविक से बेहतर है। अगर हम 0 to 100 के फिगर्स को कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ही कोई माइनर सा डिफरेंस होगा बट फ्रॉम ड्राइवर साइड दोनों गाड़ी के एक्सेलरेशन में कंसिडरेबल डिफरेंस फील होता है और इसकी वजह गाड़ी की ट्रांसमिशन है। वैसे तो दोनों गाड़ियों में CVT ट्रांसमिशन दी जाती है बट जो टोयोटा की CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है जबकि जो होंडा की है उसमें थोड़ा सा लैग आता है और गाड़ी डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है। फॉर दिस रीज़न कोरोला की ओवरऑल एक्सेलरेशन बेहतर है सिविक से। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, गाड़ी की पोस्चर एंड पोजीशन गाड़ी की राइड क्वालिटी को असेस करती है। हाउएवर एक चीज़ ये है कि अगर गाड़ी को नया बंदा ड्राइव करे तो उसको गाड़ी की ड्राइविंग हाइट बहुत कम लगती है और शायद वो कुछ टाइम तक इससे यूज टू ना हो। सिमिलरली जिन लोगों की हाइट कम होती है
उनके लिए विजिबिलिटी बहुत बुरी है और इवन हाइट कम होने की वजह से फुटपाथ वगैरह भी नज़र नहीं आते। बट गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टर को यूज़ करके इस विजिबिलिटी वाले मसले को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द सेफ्टी फीचर्स, गाड़ी में एक चीज़ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और वो गाड़ी में मिसिंग है, वो ये है कि गाड़ी में चाइल्ड सीट के लिए एंकर्स मौजूद नहीं है। सो अब मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा जो कि मुझे इससे पिछली 9 जनरेशन सिविक की याद आती हैं। सो पहली चीज़ है एक्सेलरेशन में सिविक 9 जनरेशन 10 जनरेशन से बेहतर है। सेकेंड चीज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आईमिड। इंटीरियर में आईमिड और डिजिटल मीटर के कॉम्बिनेशन की वजह से गाड़ी के इंटीरियर की एक बहुत प्रीमियम फील थी। और 10 जनरेशन सिविक में इस चीज़ का मिसिंग होना एक डाउनग्रेड लगता है, क्योंकि आईमिड कुछ इस तरह की डिटेल्स शो करता था जो कि इस गाड़ी में मिसिंग है। फॉर एग्जांपल कि गाड़ी का कौन सा स्पेसिफिक दरवाज़ा बंद नहीं है। और थर्ड चीज़ ये है कि पिछली 9 जनरेशन सिविक में रेयर रूम में कोई हम्प नहीं था। फोर्थ चीज़ है वाइपर्स की वर्किंग। 9 जनरेशन सिविक में सीजर वाइपर्स थे जिनकी वर्किंग मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर थी। पांचवी चीज़ है लार्जर ट्रंक। 10 जनरेशन सिविक की ट्रंक स्पेस 9 जनरेशन सिविक से कम है। सिक्स चीज़ है कि 9 जनरेशन सिविक में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स ना होने के बराबर थे। हाउएवर इंटीरियर की क्वालिटी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी और कैटालिटिक कन्वर्टर का इशू था, बट अदरवाइज गाड़ी में कोई इशूज़ नहीं थे। मूविंग ऑन, अब मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँगा जो कि इस 10 जनरेशन सिविक में अपग्रेड्स हैं। फर्स्टली स्टेबिलिटी और हाई स्पीड हैंडलिंग इज़ ऑन अनदर लेवल। और जो गाड़ी का एक बहुत मेजर प्लस पॉइंट है कि गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत इफेक्टिव है और गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस इंप्रूव्ड हैंडलिंग के साथ साथ गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बहुत सेटिस्फाइंग है। सेकेंड चीज़ है कूल फीचर्स, जैसे कि अनलॉक बटन को 2 दफ़ा प्रेस करने से सारी विंडोज़ और सनरूफ ओपन हो जाते हैं और फिर गाड़ी की चाबी को इंसर्ट करके 2 दफ़ा लॉक करने से विंडोज़ और सनरूफ को बंद किया जा सकता है। अदर देन दिस, अगर गाड़ी की चाबी आपके करीब नहीं है या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं है और आप गाड़ी में एंटर होना चाहते हैं, तो उसमें गाड़ी के लिए एक बहुत कूल सोल्यूशन है कि गाड़ी में बैक सीट्स के पीछे एक सीक्रेट ट्रंक ओपनर दिया गया। अगर आप गाड़ी की पार्किंग लाइट, हेडलाइट या इंटीरियर लाइट कुछ भी ऑन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद बंद हो जाता है और रिमोट से इन्हें ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। और एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप गाड़ी की चाबी को डिग्गी के अंदर भूल जाते हैं और डिग्गी को बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो बंद नहीं होगी। बट ये फीचर सिर्फ और सिर्फ ओरियल सिविक में। नेक्स्ट चीज़ ये है कि गाड़ी की सस्पेंशन ऑल द करोला जितनी सॉफ्ट नहीं है, बट ओवरऑल तमाम पिछले सिविक की जनरेशन के मुकाबले में बहुत इंप्रूव्ड है और बम्प्स के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा गाड़ी में EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है और उसकी वजह से गाड़ी के हर टायर में सेम लेवल की ब्रेक अप्लाई होती है और ब्रेक फोर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देने की वजह से गाड़ी की जो कंफर्ट है पैसेंजर्स के लिए वो इंप्रूव हो जाती है। अदर देन EBD ब्रेक्स, वैसे भी गाड़ी की ओवरऑल ब्रेक्स अपनी कैटेगरी में बहुत इफेक्टिव है। मूविंग ऑन, अब मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जो कि मैं सिविक का मिस करता हूँ या फिर वो गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ है कि गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स को होना चाहिए था। सेकेंडली, आजकल के ज़माने के हिसाब से गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए और इसका एंड्रॉयड वर्जन काफ़ी पुराना है। थर्ड, गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड मिसिंग है। और फोर्थ, गाड़ी की जो कंपनी फिटेड टायर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और उनकी मैक्सिमम लाइफ 50,000 होगी, वो भी तब अगर आप गाड़ी के ड्राइव पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के रेयर रूम में 2 इश्यूज़ हैं। नंबर 1, सीट्स के दोनों साइड पे कोई प्लास्टिक यूज़ किया गया है और सेकंड ये है कि रेयर बेड फ्लैट नहीं है और हम थर्ड पैसेंजर को बहुत तंग करता है। नेक्स्ट चीज़ कोई बहुत नेगेटिव चीज़ तो नहीं है बट इम्प्रेसिव भी नहीं है, जैसे कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज विद इन सिटी 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर है, बट अगर रोड कंडीशंस बेहतर हों तो गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान भी एवरेज देती है। अगर आप गाड़ी को लॉन्ग पर ड्राइव करें और अगर आप गाड़ी को 120 अबव नहीं लेके जाते तो गाड़ी 15 प्लस की एवरेज भी देती है। फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट का लास्ट चेंज जो कि एक बहुत मेजर चेंज है वो ये है कि गाड़ी में क्वालिटी इश्यूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स को रिजॉल्व किया गया। एक लास्ट चीज़ ये है कि गाड़ी में एयरबैग्स को रेयर पैसेंजर्स के लिए भी होना चाहिए और ये चीज़ इंटरनेशनल वेरिएंट में अगर है तो पाकिस्तान में क्यों पॉसिबल नहीं है। और होंडा पाकिस्तान को चाहिए कि एयरबैग्स को रेयर पैसेंजर्स के लिए भी इंक्लूड करें। अब मैं उन चीज़ों को मेंशन करूंगा जो कि इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 1 चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक और ब्रेक होल्ड। सेकेंडली, रेयर AC वेंट्स। थर्ड, गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। और फोर्थ, गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन जिसमें गाड़ी का ये ह्यूज सेंटर स्टोरेज एंड आर्मरेस्ट शामिल है। अगर मैं गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो उनको समझने के लिए मुझे सिविक और करोला दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सो अगर मैं दोनों गाड़ियों की लेंथ को कंपेयर करूं तो सिविक 10 मिलीमीटर्स लेंथ में ज़्यादा है करोला से और इवन विड्थ में भी 14 मिलीमीटर्स ज़्यादा है करोला से। और अगर हाइट्स की फिगर्स को कंपेयर करें तो सिविक 42 मिलीमीटर्स कम है करोला से और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव बात है कि सिविक की हाइट कम है। सो अगर मैं गाड़ी को ग्रेड करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है और इस ग्रेड के लिए गाड़ी में कोई क्वालिटी इशूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स को नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं इस होंडा सिविक को ख़रीदूंगा या किसी को रिकमेंड करूंगा तो मेनली ड्राइव क्वालिटी और एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन की वजह से करूंगा।
बट स्टिल एक चीज़ जो कि मैं गाड़ी में इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ वो ये है कि गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स को मज़ीद बढ़ाया जाए और एयर पैसेंजर्स के लिए भी एयर बैग्स और चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट को ऐड किया जाए।